जय हिंद सभी को। चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में एसिड बेस और साल्ट। केमिस्ट्री का एक क्लास रह गया है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। जो पिछले वीक का एक क्लास पेंडिंग है उसको कंप्लीट करते हैं आज। देखिए लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में एसिड बेस और साल्ट के बारे में। केमिस्ट्री का आज आपका उस वीक का सेकंड क्लास है। केमिस्ट्री में हम लोग एसिड बेस साल्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आवर्त सारणी, जिसको इंग्लिश में हम लोग पेरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं। देखिए कई जगह इसको एक नाम और दे दिया जाता है, इसी को आप बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी तत्वों का वर्गीकरण। तो इसके बारे में अब हम लोग क्लास लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात ये समझिएगा कि तत्वों का वर्गीकरण समझने के लिए या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट या आवर्त सारणी के बारे में इसकी इंपॉर्टेंस बता दें। पिछली बार भी ग्रुप डी का एग्जाम रहा हो, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम रहा हो या कोई आपके अन्य एग्जाम रहे हो, सभी क्वेश्चन पेपर में आपको आवर्त सारणी से क्वेश्चन मिलेगा। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कभी कभी इनडायरेक्ट पूछ लिया जाता है, या मान लीजिए आपसे परमाणु क्रमांक या किसी का अयस्क पूछ लिया जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी को पढ़ते समय सबसे पहली चीज जो हम लोगों को याद रखनी होगी, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, यानी इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो ऐतिहासिक महत्व को पहले देखेंगे, क्योंकि ऐतिहासिक महत्व के बारे में आपको बता दें, ऐतिहासिक महत्व से भी 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आवर्त सारणी का जनक कौन है, फाउंडर ऑफ पेरियोडिक टेबल, या पूछा जा सकता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, यानी आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है। तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहली बार किसने किया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि त्रिक सिद्धांत किसने दिया, अष्टक नियम किसने दिया। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। उम्मीद है दिखाई तो दे रहा होगा सबको, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए तत्वों के वर्गीकरण में नाम आता है डोब्रेनर का। डोब्रेनर, इन्होंने लगभग 1815 से 1817 के बीच में तत्वों के बारे में या एलिमेंट्स के बारे में बात करना शुरू किया। अब ये थे कहाँ के, तो आपको याद रखना है ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे, यानी ये जर्मनी के थे। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने पहला क्वेश्चन इससे बनेगा कि सबसे पहला प्रयास तत्वों को वर्गीकरण के संबंध में किसने किया था। तो पहला पॉइंट ऐड करना है, तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में पहला प्रयास डोब्रेनर ने किया। तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में पहला प्रयास डोब्रेनर ने किया। इन्होंने रासायनिक दृष्टि से तत्वों को 3-3 के समूह में विभाजित किया था। इन्होंने तत्वों को रासायनिक दृष्टि से 3-3 के समूहों में विभाजित
किया। अब 3-3 के समूह में विभाजित किया, तो ये 3-3 के समूहों में विभाजित थे तत्व, इसलिए इस सिद्धांत को नाम दे दिया गया और इस सिद्धांत को कहा जाने लगा त्रिक सिद्धांत। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि त्रिक सिद्धांत किसने दिया था, यानी त्रिक नियम किसने दिया था। तो त्रिक का सिद्धांत या ट्रिपलेट रूल किसने दिया था। तो ट्रिपलेट रूल के बारे में आपको जानकारी दी थी किसने, डोब्रेनर ने। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया त्रिक सिद्धांत किसकी देन है, तो त्रिक सिद्धांत दिया डोब्रेनर ने। त्रिक सिद्धांत का मतलब क्या था, इसमें तत्वों को रासायनिक दृष्टि से 3-3 के समूहों में विभाजित कर दिया गया था। इसी को त्रिक सिद्धांत या ट्रिपलेट नियम या ट्रिपलेट रूल के नाम से भी जाना जाता है। अब इन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया। अब ये त्रिक सिद्धांत करता क्या था, इन्होंने कहा ये कि किसी 3 तत्वों के समूहों को लेने पर पहले और तीसरे, पहला यानी 3-3 का जब ग्रुपिंग करेंगे, अभी बता रहे 3-3 के समूहों को लेने पर यानी ग्रुपिंग करने पर जो बीच का तत्व, यानी कौन सा, सेकंड तत्व, बीच का तत्व पहले और 3 तत्वों के समूहों को लेने पर पहले और तीसरे तत्वों का औसत बीच के तत्व का परमाणु भार होता है। तो इसको डायरेक्टली इस तरीके से भी पूछा जाएगा कि यह नियम किसने दिया था, जिसमें यह कहा गया कि पहले और तीसरे तत्व के यदि परमाणु भारों का औसत निकाला जाए तो वो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। इसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं। अब त्रिक सिद्धांत जैसे मान लीजिए हमने ले लिया लिथियम, इसके बाद लिया आपका सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये 3 तत्व ले लिए। अब इन 3 तत्वों में क्या किया, इनके गुणधर्म क्या होंगे, पहली बात तो इनके गुणधर्म समान होंगे। दूसरी बात, इसके बारे में अगर बात करें तो इसमें परमाणु भार कितना आ जाएगा 7, इसमें कितना आ जाएगा 39। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 46, यानी इन दोनों का कितना आ जाएगा 46। औसत निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सोडियम का आ जाता है 23। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि किसी भी 3 ग्रुप यानी 3 तत्व जिनके गुणधर्म समान हो, समान गुणधर्म वाले 3 तत्व लेने पर उसमें पहले और तीसरे तत्व का यदि औसत निकालें तो उसका जो परमाणु भार आएगा, यहाँ पर बात परमाणु भार की थी, तो उसका जो परमाणु भार आएगा वो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा या वो बीच वाले तत्व का परमाणु भार होगा। अब यहाँ से बात आपको इतनी हमारी समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे देखते हैं। डोब्रेनर ने त्रिक सिद्धांत में अपने कौन कौन से तत्व रखे थे, इनको थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा। एक तो हमने आपको बता दिया जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसके बाद कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरिलियम, इसके बाद इन्होंने लिया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये त्रिक सिद्धांत में इन्होंने ये तत्व लिए। इसमें इन्होंने 3-3 के ग्रुप बनाए और इसमें पहले तीसरे को ऐड किया परमाणु भार, और जो परमाणु भार निकल रहा था वो परमाणु भार बीच वाले के बराबर आ जा रहा। तो यहाँ पर इनकी बात तो सेटिस्फाइड हो रही थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने हीलियम, नियान, आर्गन के बारे में बात करना शुरू किया, जैसे आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है हीलियम, नियान, आर्गन,
में त्रिक सिद्धांत लागू हुआ था या नहीं हुआ था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। हमेशा याद रखिएगा, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान, जिनको नोबेल गैस या अक्रिय गैसें कहा जाता है, उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, यानी अक्रिय गैसें नहीं खोजी गई थी। अतः यह सिद्धांत जो होगा, यह सिद्धांत इन पर लागू नहीं होता है। तो ये पॉइंट याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया, हीलियम, नियान और आर्गन में ये सिद्धांत लागू होता है या नहीं होता, तो इसमें लागू नहीं होता क्योंकि उस समय ये खोजा नहीं गया था। इसको ऐड कर लीजिएगा जल्दी से। अब यहां तक उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी सबको। कोई डाउट किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली व्याख्या किसकी थी? डोब्रेनर की, तत्वों के क्लासिफिकेशन में। तो आपसे पूछा जाए कि तत्वों के वर्गीकरण का पहला प्रयास किसने किया, तो तत्वों के वर्गीकरण का पहला प्रयास डोब्रेनर ने किया 1815 से 17 के बीच में। और ये कहाँ के थे? तो ये आपके जर्मनी के थे। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? तो इन्होंने त्रिक सिद्धांत या ट्रिपलेट रूल दिया था। और ये ट्रिपलेट रूल क्या कहता है कि पहले तत्व और तीसरे तत्व का यदि परमाणु भार का औसत निकालें तो वो परमाणु भार का औसत बीच वाले तत्व के बराबर होता है, या बीच वाले तत्व का परमाणु भार होता है। लेकिन यह नियम अक्रिय गैसों में जाकर के नहीं फॉलो होता, क्योंकि उस समय अक्रिय गैसें नहीं खोजी गई। अब इसके बाद अगला प्रयास जो इसमें हुआ, तो अगला प्रयास होता है लगभग सन 1865 में। ये प्रयास किया था एक वैज्ञानिक जिनका नाम था न्यूलैंड। तो दूसरा प्रयास किसका था? न्यूलैंड का। न्यूलैंड ने क्या किया? न्यूलैंड ने इसके संबंध में इन्होंने भी किसका प्रयोग किया? तो न्यूलैंड ने भी परमाणु भार के ही क्रम में सजाया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी परमाणु भार को ही आधार माना। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि न्यूलैंड ने किस आधार पर वर्गीकृत किया। इसके पहले जैसे हम लोगों ने डोब्रेनर के बारे में पढ़ा, उन्होंने भी किस आधार पर किया? तो उन्होंने भी परमाणु भार के आधार पर किया था। तो यहाँ पर न्यूलैंड ने क्या किया? न्यूलैंड ने भी परमाणु भार के आधार पर तत्वों को सजाना शुरू कर दिया। और उन्होंने जब तत्वों को सजाया तो सजाते सजाते उन्होंने किया क्या? इन तत्वों में एक खास अरेंजमेंट किया। इनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया, बढ़ते क्रम में सजाया। तो इन्होंने इन तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया था। दूसरी बात, इन्होंने किया क्या? इन्होंने एक तत्व से प्रारंभ किया, गुणधर्मों का ध्यान रखते हुए इन्होंने किया क्या? एक तत्व से शुरू किया। तो इन्होंने देखा क्या कि 7 तत्व तक जब तक जाते हैं, तो 7 तत्व तक जाने के बाद जो 8वां तत्व जहां पर आता है, तो वो गुणधर्म में पहले के समान हो जाता है। अब ये जो 7 इन्होंने अरेंजमेंट किए, इन्होंने कहा कि ये जो 7 हैं, ये संगीत के 7 सुरों की तरीके 8वां सुर जो रिपीट होता है उसी के आधार पर ये भी रिपीट हो जाते हैं। जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और फिर आ जाता है क्या? सा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है? सा, और 8वां क्या है? सा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो पहले का गुणधर्म है वो 8वें के समान हो जाता है। अब यहाँ 8 तत्वों के गुणधर्मों की बात करी गई थी, क्योंकि 8वें पे गुणधर्म समान हो रहे थे, इसलिए इस नियम को नाम दे दिया गया। इस नियम को कहा गया अष्टक नियम। अष्टक नियम, या इंग्लिश में इसे ऑक्टेव लॉ के नाम से जाना जाता है। अष्टक नियम या ऑक्टेव लॉ के नाम से इसे जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑक्टेव लॉ या अष्टक नियम किसने दिया?
तो ये न्यूलैंड ने दिया 1865 में। दूसरा क्वेश्चन कि इन्हें तत्वों के किस क्रम में सजाया गया था, तो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया था, यानी सबसे पहले जो रखा गया वो कम था, उसके बाद उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, फिर बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संगीत के सुरों के आधार पर तत्वों को किसने सजाया था, तो वो न्यूलैंड ने सजाया था। नोट कर लीजिएगा। संगीत के 7 सुरों के आधार पर सजाया था। अब नेक्स्ट बात देखते हैं। बात पूछी जाएगी, यह क्वेश्चन पूछे गए कि न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या क्या थी। तो न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछा गया है। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 56 थी। अगला पॉइंट पूछा जा सकता है, न्यूलैंड ने जो वर्गीकरण किया, इस वर्गीकरण का पहला तत्व, इस वर्गीकरण का पहला तत्व और अंतिम यानी लास्ट 56वां तत्व कौन था, बताइए। न्यूलैंड ने जो वर्गीकरण किया, इसमें पहला तत्व और अंतिम तत्व कौन था, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, बताइए। देखिए, इसमें जो पहला तत्व था, ये पहला तत्व था हाइड्रोजन, और जो अंतिम तत्व था ये था आपका थोरियम। तो याद रखिएगा, ये भी कुल तत्व कितने थे, 56, पहला हाइड्रोजन और लास्ट था थोरियम। नोट कर लीजिएगा। अब यहां से आपसे अगर हीलियम, नियॉन, आर्गन, इन अक्रिय गैसों के बारे में अगर पूछे, तो अक्रिय गैसों में यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि इन गैसों की खोज नहीं हुई थी उस समय। तो ये पॉइंट याद रखना है कि अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए यह नियम अक्रिय गैसों पर लागू नहीं होता है। ऑक्टेव लॉ फेल हो जाता है, यहाँ पर आकर के नहीं, यहाँ पर लागू होता। तो नोट कर लेते हैं आप लोग। अब देखिए, आवर्त सारणी के बारे में आपको बता दें। एक काम करिएगा, आप किसी बुक स्टॉल से एक आवर्त सारणी का चार्ट आता है, 2 रुपए या 5 रुपए का एक चार्ट मिलेगा आपको, किसी भी बुक स्टॉल से आप ले लेना। उस चार्ट को लेकर के बैठिएगा। जब नेक्स्ट क्लास करें हम, तो उस नेक्स्ट क्लास में आप उस चार्ट को लेकर के बैठिएगा, तो कुछ चीज़ें वहाँ नोट करवाएंगे हम आपको, वो चीज़ें नोट कर लीजिएगा, वो क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती। चार्ट होगा तो ज़्यादा आसान होगा चीज़ों को समझना। ऐसे आप लिखोगे बार बार, कब तक लिखोगे, तो वहीं चार्ट में ही हम आपको नोट करवा देंगे। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से आपको ऑक्टेव लॉ या अष्टक नियम के बारे में पता हो जाता है। लेकिन समय के साथ परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन होने के साथ साथ इनका ये ऑक्टेव लॉ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जा पाया, क्योंकि तत्व की खोज लगातार हो रही थी और उस समय तत्व लगातार खोजे जा रहे थे। जैसे ही आगे के तत्व खोजे जाने लगे, तो ये जो पहले के गुणधर्म और 8वें के गुणधर्म थे, ये मिलना बंद हो गए, और इनके अंतिम नियम जो मिलते हैं वो कैल्शियम तक तो मिले, कैल्शियम के बाद इनके नियम मिलना बंद हो गए, कैल्शियम के बाद इनके नियम नहीं मिल पाए।
इसलिए इनका ये नियम ज़्यादा लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ पाया और बीच में ही ये नियम रुक गया, यानी कि इसकी जगह पर दूसरे वैज्ञानिकों ने जो अपनी पुष्टियां रखी उनको मान लिया गया, क्योंकि उन्होंने उस समय के आधार पर ज़्यादा परिपुष्ट किया, क्योंकि 65 में इन्होंने दिया। अभी आप देखोगे कि 65 के बाद जैसे ही 69 आएगा यानी 69 का समय आएगा तो ये आवर्त सारणी बेकार हो जाएगी, क्योंकि मेंडलीफ आ जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एक क्रांतिक परिवर्तन होता है 1859 में। वैज्ञानिक आते हैं मेंडलीफ, इनसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मेंडलीफ जब आए तो मेंडलीफ ने क्या किया, मेंडलीफ ने तत्वों का वर्गीकरण नहीं किया, इन्होंने सीधे आवर्त सारणी बनाई और आवर्त सारणी का जो आधार बनाया वो आधार बनाया परमाणु भार को। इन्होंने भी परमाणु भार को आधार माना और परमाणु भार के आधार पर आवर्त सारणी बना दी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्वेश्चन यहां से बनता है आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है। तो आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है, मेंडलीफ को। नोट कर लीजिएगा, आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को माना जाता है, क्योंकि पहली बार इन्होंने आवर्त नियम या पेरियोडिक रूल दिए थे। आवर्त नियम या पेरियोडिक रूल सबसे पहली बार मेंडलीफ ने दिए और इसी आधार पर इन्होंने आवर्त सारणी को परमाणु भार के आधार पर सजाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर बात आती है, इन्होंने यहाँ पर कहा कि किसी भी तत्व के भौतिक, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी भी तत्व के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उसके परमाणु भार पर आधारित होते हैं, यह किसने कहा था। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी भी तत्व के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उसके परमाणु भार पर आधारित होते हैं या परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, ये किसने कहा था। तो ये कहा था आपके मेंडलीफ ने, इसीलिए इन्हें आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया। अब अगली बात पूछी जाएगी कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी इसमें कितने ग्रुप और कितने पीरियड थे। तो ग्रुप को बोला जाता है हिंदी में समूह या इसी को स्तंभ भी बोल देते हैं।
और पीरियड को बोला जाता है हिंदी में आवर्त। तो इसमें मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें कितने समूह थे और कितने आपके आवर्त थे बताइएगा। इसी को कई जगह वर्ग भी लिख देते हैं, वर्ग या आवर्त। तो याद रखिएगा जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी इसमें 9 वर्ग थे और इसमें 7 आवर्त थे। तो इस प्रकार इन्होंने 9 वर्ग और 7 आवर्तों में विभाजित किया था। अब ये वर्ग और आवर्त क्या है इनको जरा समझिएगा। देखिए जब आप पेरियोडिक टेबल इस तरीके से जब आप चार्ट लोगे तो उसमें इस लंबे लंबे इस तरीके से स्तंभ के रूप में विभाजित मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर जो आपको ये देखोगे ऊपर से नीचे की ओर तो ये आपको सब ग्रुप्स मिलेंगे। और उसी जगह जब आप पीरियड यानी कि समूह के बाद जैसे 9 समूह बनाए इन्होंने, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9 समूह इन्होंने बना दिए। लेकिन जब आप पीरियड्स के बारे में देखोगे इस तरीके से तो ये जो आप हॉरिजेंटल देखोगे तो ये आपके जो होंगे इनको कहा जाता है पीरियड। एक जैसे यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसके बाद छठा और इसके बाद सातवां। तो ये जो होंगे यहाँ से इनको बोला जाता है पीरियड यानी आवर्त। और जो ऊपर से नीचे की ओर इस तरीके से होंगे इनको बोला जाता है समूह या ग्रुप या वर्ग। तो नोट कर लीजिएगा एक छोटा सा चार्ट बना के कि ऊपर से नीचे की ओर जो स्तंभ के रूप में विभाजित हैं ये 9 हैं और इन्हें कहा जाता है क्या, तो इन्हें ग्रुप कहा जाता है। जबकि जो बाएं से दाएं की ओर यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में विभाजित हैं इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें आवर्त कहा जाता है। और इस प्रकार इन्होंने कितने तत्वों के लिए स्थान नियुक्त किए थे, तो आप देखोगे कि 9 का 7 में अगर गुणा कर दें तो कितना आ जाता है 63। तो अब यहां से आपको एक पॉइंट याद रखना है, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में 63 तत्वों को स्थान दिया था। यानी इन्होंने जो अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें 63 तत्वों के लिए जगह इन्होंने बना रखी थी कि 63 तत्व वहां पर रखे जा सकते थे। 63 तत्वों के लिए जगह निर्धारित कर दी थी। अब बात आती है कि मेंडलीव की भी आवर्त सारणी कुछ समय बाद जब आपके मोजले आएंगे जो कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हैं, जब मोजले ने अपना सिस्टम बनाया और उस मोजले ने रखा तो इनकी भी आवर्त सारणी सही से काम नहीं कर पाई, क्योंकि आगे जा करके इनकी आवर्त सारणी फेल हो गई। फेल क्यों हुई, तो एक जरा हेडिंग आप लोग डाल दीजिएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां, यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या कमियां थी। सबसे पहला, इन्होंने आइसोटोप्स का ध्यान नहीं रखा था। यानी अगर कोई तत्व है तो उसका कोई समस्थानिक आगे खोजा जाएगा, इस ओर इनका ध्यान नहीं था कि इसका कोई समस्थानिक भी खोजा जा सकता है। जिसके बाद जब नए नए समस्थानिक खोजे जाने लगे तो जब नए समस्थानिक खोजे जाने लगे तो अब वहां पर स्पेस नहीं था, तो आइसोटोप्स को कहाँ रखा जाए, तो आइसोटोप्स को इधर उधर रखा जाना शुरू किया गया, जिससे आवर्त सारणी लगातार बेकार होने लगी या यूजलेस होने लगी। दूसरा, इन्होंने नोबल गैस यानी अक्रिय गैस का ध्यान नहीं रखा।
इन्होंने अक्रिय गैसों का ध्यान भी नहीं रखा। ये इनकी आवर्त सारणी की दूसरी सबसे बड़ी कमी थी। दूसरा, इनकी आवर्त सारणी की जो तीसरी कमी थी, इन्होंने किया क्या, इन्होंने हाइड्रोजन को दो जगह रख दिया। दो जगह इन्होंने किस आधार पर रखा, एक तो हाइड्रोजन को रख दिया इन्होंने इस आधार पर जिसका गुणधर्म क्षारीय था, और एक को रख दिया इन्होंने हैलोजन ग्रुप के रूप में। तो दो आधार पर, यानी एक को रख दिया पहले पर एक स्थान, और सातवें स्थान दो जगह इन्होंने हाइड्रोजन को रख दिया, जिसके बाद इनकी आवर्त सारणी ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर पाई और इनकी आवर्त सारणी आगे जा करके फेल हो जाती है। तो नोट कर लीजिएगा जल्दी से। और चौथी कमी आप ये भी नोट कर सकते हो, एक और नोट कर लीजिएगा, इन्होंने कुछ ज्यादा परमाणु भार वाले तत्व पहले रख दिए थे, यानी इन्हें बाद में रखना चाहिए क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में थे, इन्होंने इनको पहले रख दिया। ये भी इनकी आवर्त सारणी की एक प्रमुख कमी थी। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 1969 के बाद, 1869 के बाद अब अगला समय आता है 1913 को। इस समय वैज्ञानिक आ जाते हैं, इनका नाम था मोजले। मोजले जब आए तो मोजले ने क्या किया, मोजले ने मुख्य रूप से आधार को सबसे पहले बदला। इन्होंने किया क्या, इन्होंने जितने भी ज्ञात तत्व थे उनको रखने का आधार प्रमुख रूप से जो सबसे पहले माना, वो इनका मुख्य आधार था परमाणु क्रमांक। इन्होंने तत्वों को किस आधार पर सजाना शुरू किया, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इन्होंने आवर्त सारणी बदल दी और आवर्त सारणी का जो आधार था, इस आधार को परमाणु भार की जगह यूज किया परमाणु क्रमांक। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पेपरों में कि मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी को में तत्वों को रखने का आधार क्या था, परमाणु क्रमांक था, जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में इसका आधार क्या था, तो वो आपका परमाणु भार था या परमाणु द्रव्यमान था, जिसको आप परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं। मेंडलीव से पहले भी जो लोग थे उन्होंने भी परमाणु भार को आधार माना था, लेकिन मोजले ने क्या किया, इन्होंने परमाणु क्रमांक को आधार मान लिया। परमाणु क्रमांक को आधार मान करके जब इन्होंने सजाया आवर्त सारणी को, तो इनकी आवर्त सारणी एक लंबे समय से चलती चली आ रही है, जो कि आज के आधुनिक समय में सर्वमान्य मानी जाती है। तो यहां से क्वेश्चन बनने लगा, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है, मोजले को, जबकि आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है, केवल अगर आवर्त सारणी हो तो मेंडलीव को। इसको तत्वों को रखने का आधार क्या था, तो परमाणु क्रमांक इसे रखने का आधार था। अगला पॉइंट यहां से पूछा जाता है कि उस समय तक इन्होंने कितने समूहों में, कितने ग्रुप्स में और कितने आधार से इसको डिस्क्राइब किया था, किन किन भागों में बांटा था।
तो अब हम लोग पहले इसके क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग पेरियोडिक टेबल जब आप नेक्स्ट वीक पर यानी जब नेक्स्ट क्लास होगी तब उसमें हम लोग ये देखेंगे कि पेरियोडिक टेबल जो आपकी थी, इस पेरियोडिक टेबल के आधार पर आपके जो तत्व थे वो कैसे कैसे रखे गए, कितने तत्व थे, कहाँ पर कौन सा था, परमाणु क्रमांक क्या आधार था। तो उसको देखने के पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसको देखेंगे। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सबसे भारी तत्व कौन सा है, सबसे भारी तत्व। इसके बाद सबसे हल्का तत्व कौन सा है, ये जीके की तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद सबसे भारी धातु कौन सी है, सबसे भारी तत्व की जगह यहाँ पर धातु कर लेना। और सबसे हल्की धातु कौन सी है, इसके बाद सबसे हल्का तत्व कौन सा है, ये क्वेश्चन। इसके बाद आवर्त सारणी यानी आधुनिक आवर्त सारणी में जो इन्होंने दिया आपके क्या बोलते हैं मोजले ने, इन्होंने कितने वर्ग और कितने समूहों में इसे बांटा था, तो इसमें नोट कर लीजिएगा। मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे और कितने आवर्त थे, कितने वर्गों में और कितने आवर्तों में इसे विभाजित किया था। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में इन्होंने 18 वर्ग में इसे विभाजित किया था, यानी कुल 18 वर्गों में इन्होंने अपनी आवर्त सारणी को विभाजित किया था। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें समूह कितने बांटे थे इन्होंने, तो इसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं। अब सबसे पहले ये देखते हैं सबसे भारी धातु कौन सी है, बताइए। सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम, लिथियम। और सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। अब अगला, मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितने थे, 18, और आवर्त कितने थे, 7 आवर्त थे। तो इनकी आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त थे। इसके बाद जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोजले ने अपनी आवर्त सारणी में हैलोजन तत्वों को किस समूह में रखा। अभी हैलोजन तत्व के बारे में भी बात करेंगे। हैलोजन तत्वों को किस समूह में रखा था, तो इसके लिए जो समूह निर्धारित किया गया था वो समूह था 17, यानी किस वर्ग में रखा गया, तो 17वें वर्ग में रखा गया। हैलोजन समूह कौन सा समूह होता है, हैलोजन समूह सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्वों का समूह होता है। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्वों का जो समूह होता है उनको हैलोजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि हैलोजन समूह में सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व कौन सा है। यह क्वेश्चन आपके कई बार पेपर में पूछा गया। सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्वों का समूह हैलोजन ग्रुप,
अभी नोबेल के बारे में भी, अक्री के बारे में भी बात करेंगे। और हैलोजन समूह में भी सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व कौन सा है, बताइए। हैलोजन समूह में भी सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व कौन सा है? देखिए, हैलोजन समूह में सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व फ्लोरीन होता है। इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है हैलोजन ग्रुप के अंदर। तो याद रखिएगा, हैलोजन समूह में सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। अब कल के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो यानी जब केमिस्ट्री का होगा तो उसमें आपको चार्ट लेकर के आना है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट में करना है। क्वेश्चन ये है कि हैलोजन समूह के तत्वों में से वह तत्व कौन सा है जिसका प्रयोग कीटाणु नाशक के रूप में किया जाता है? हैलोजन समूह के तत्वों में वह तत्व कौन सा है जिसका प्रयोग कीटाणु नाशक के रूप में किया जाता है? तो आज हम लोग की क्लास यहीं तक होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोजले की आवर्त सारणी के बारे में पूरा डीप यानी संयोजकता क्या है, इन सारी चीजों के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। तो मिलते हैं सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।